नमस्कार, मैं हूं सर्वमित्र और आप देख रहे हैं हरियाणा विशेष। हरियाणा विशेष में आज हम सरकार के श्वेत पत्र का पोस्टमार्टम करेंगे। दरअसल जब हरियाणा में बीजेपी सरकार आई तो आर्थिक स्थिति को ठीक नहीं बताया। उसको लेकर सरकार ने कहा था कि श्वेत पत्र लेकर आएंगे। तो श्वेत पत्र के माध्यम से बीजेपी सरकार ने हुड्डा सरकार के 10 सालों की आर्थिक स्थिति को लेकर आंकड़े दिए हैं। जहां हुड्डा सरकार अपने कार्यकाल के दौरान यह कहती रही कि हरियाणा नंबर 1 है, वहीं बीजेपी कह रही है कि हरियाणा तो 11वें नंबर पर रहा है। अब इतने नंबर का गैप कैसे हो सकता है? इसमें सच कौन बोल रहा है और क्या यह आंकड़ों की बाजीगरी है? उस वक्त की भी और अब भी किन मामलों में हुड्डा सरकार कहती रही कि हम नंबर 1 हैं और अब जो आंकड़े सरकार दे रही है वो कौन से हैं? सरकार पर कर्ज को लेकर भी बार बार बयानबाजी सामने आती है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अभी श्वेत पत्र का पहला भाग आया है, दूसरा भाग आना अभी बाकी है। इस पहले श्वेत पत्र पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी आ गई है। तो प्रदेश सरकार ने सोमवार को श्वेत पत्र जारी किया। इस श्वेत पत्र में मुख्यमंत्री खट्टर और वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पिछली हुड्डा सरकार का लेखा जोखा जनता के सामने रखा। इस दौरान सीएम और वित्त मंत्री ने हुड्डा सरकार पर निशाना साधा और प्रदेश की आर्थिक स्थिति को कमजोर करने वाली सरकार करार दिया। पिछली हुड्डा सरकार ने क्या कुछ प्रदेश को दिया और क्या कुछ प्रदेश से लिया, इसका लेखा जोखा मुख्यमंत्री मनोहर लाल और वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने आज मीडिया के सामने पेश किया। मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था सुस्त पड़ी है। इसे दोबारा पटरी पर लाने और राजस्व जुटाने में रफ्तार को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाने की जरूरत है। पूर्ववर्ती सरकारों में इन बातों की कमियां थी। जो कुछ कहा जाता था उसको करते नहीं थे। जो लक्ष्य प्राप्ति के लिए योजनाएं बनानी होती थी वो बनती नहीं थी। ये कहते हैं कि हम नंबर 1 हरियाणा, हमारे यहाँ उद्योग पर्याप्त थे, लेकिन और आगे बढ़ाने के बजाय हम इसमें भी स्थिति अच्छी नहीं। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की वित्तीय हालात पर कुछ मुख्य बिंदु रखे। मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले 10 वर्षों के दौरान कृषि क्षेत्र में सुस्त वृद्धि हुई है। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में पिछले 10 वर्षों के दौरान कमी आई है। कांग्रेस के 10 साल के कुशासन में अधिक कर्ज लेने, बढ़े हुए सार्वजनिक कर्ज और इसके फलस्वरूप ब्याज के बढ़ने से प्रदेश की अर्थव्यवस्था चरमराई है। सीएम ने बताया कि कर राजस्व, गैर कर राजस्व, राजस्व संग्रहण की वृद्धि में 10 वर्षों के रुझानों के साथ साथ प्राप्तियों में कमी रही है। वहीं वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने भी कुछ आंकड़े मीडिया के सामने रखे, जिनमें अभिमन्यु ने बताया कि कृषि क्षेत्र में 2005-6, 2007-8, 2009-10 और 2012-13 के दौरान कृषि में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि पिछली सरकार ने पुराने कर्ज का भुगतान करने के लिए भी ऋण लिया है। वर्ष 2005 में 4,474 करोड़ का कर्ज लिया गया, जबकि 2013-14 में 17,773 करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया। वित्त मंत्री ने बताया कि कर्ज की राशि साल 2004-5 के 23,320 करोड़ रुपए से बढ़कर साल 2013-14 में 71,305 करोड़ रुपए हो गई। ब्याज की अदायगी राशि में 260% से भी ज्यादा की बढ़ोतरी हुई। जो 2004-5 में 2,235 करोड़ रुपए थी, वो 2013-14 में बढ़कर 5,850 करोड़ रुपए हो गई। साल 2004-5 में राज्य की आकस्मिक देनदारियां 4,209 करोड़ रुपए थी, जो कि साल 2013-14 में बढ़कर 27,306 करोड़ रुपए हो गई। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि श्वेत पत्र 2 भागों में जारी किया जाएगा, जिसका एक भाग सोमवार को जारी किया है। अभी श्वेत पत्र का दूसरा भाग कब जारी होगा और उसमें क्या क्या होगा, वहीं इस श्वेत पत्र के बाद प्रदेश की अर्थव्यवस्था कैसे पटरी पर लौटेगी, ये जरूर देखने वाली बात होगी। एवं तहलका हरियाणा के लिए चंडीगढ़ से सत्यवान महिवाल की रिपोर्ट। आंकड़ों के अलावा साधारण भाषा में क्या कहा गया है इस श्वेत पत्र में, वो आपको बताते हैं।
आर्थिक उन्नति की स्थिति में हरियाणा 11वें नंबर पर रहा, ये कहना है। कृषि दर नकारात्मक रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कहना है संसाधन नहीं बढ़ाए गए, आय के जो साधन थे वो नहीं बढ़ाए गए पिछली सरकार में 10 सालों में। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कमी आई है, ये कहना है इनका। टैक्स कम आया, ज्यादा आना चाहिए था, ये भी कहना है कि और ज्यादा टैक्स 20,000 करोड़ और ज्यादा आ सकता था। 20,000 करोड़ रुपए और जुटाए जा सकते थे टैक्स के माध्यम से, लेकिन वो पिछली सरकार ने नहीं जुटाए। कर्जा लेकर अपने खर्च पूरे किए सरकार ने, और केंद्र से और सहयोग मिल सकता था लेकिन नहीं लिया, ये भी कहा गया है इसमें। विकास में भी भेदभाव हुआ है, ये भी इन्होंने कहा है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। प्रति व्यक्ति आय में 6 जिले एवरेज से ऊपर और 15 जिले एवरेज से नीचे। तो आंकड़ों के अलावा साधारण भाषा में जो कुछ कहा गया वो भी हमने आपको बताया। सरकार के श्वेत पत्र पर पिछले 10 सालों में मुख्यमंत्री रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या क्या कुछ कहना है वो आपको सुनाते हैं। प्रति व्यक्ति आय में आज भी हरियाणा नंबर 1 है, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 है, और बहुत चीजों में नंबर 1 हरियाणा है। और जब से दिल्ली में एनडीए सरकार आई है, हरियाणा अपनी जगह से खिसक रहा है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी शकील अहमद ने कहा है कि ये श्वेत पत्र नहीं बल्कि काला पत्र है। वो काला पत्र ही होगा, इसलिए उसमें झूठ के सिवाय इस सरकार के और कोई हम लोग नहीं देख रहे हैं। जो सरकार किसानों की भूमि लेने को मुख्यमंत्री खट्टर साहब कहते हैं कि ये बहुत अच्छा कानून है, इससे ज्यादा शर्मनाक बात और कोई नहीं हो सकती है। इसलिए वो श्वेत पत्र कम, काला पत्र ज्यादा होना चाहिए। तो कांग्रेस कह रही है श्वेत पत्र नहीं काला पत्र है। मुख्यमंत्री जो पहले 10 साल रहे हैं, जिनका लेखा जोखा आज बताया गया है मौजूदा सरकार की ओर से, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनका कहना है कि हरियाणा कई मामलों में आज भी नंबर 1 है। लेकिन जो बीजेपी सरकार ने श्वेत पत्र जारी किया है, उनका कहना है कि हरियाणा तो 11वें नंबर पर रहा है। कैसे कहते रहे उस समय कि हरियाणा नंबर 1, हरियाणा नंबर 1। तो इस श्वेत पत्र का हम पोस्टमार्टम करेंगे, और इस पैनल में मेरे साथ जो मेहमान शामिल हैं मैं आपको बता दूं, कृष्ण मूर्ति हुड्डा साहब हैं मेरे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, रोहतक से जुड़े हैं हमारे साथ। अशोक शेरवाल साहब हैं, इनेलो के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर आरसी गोयल साहब हैं, अर्थशास्त्री हैं। वीर कुमार यादव साहब हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। और डॉक्टर सुरेंद्र धीमान जी हैं मेरे साथ, कार्यकारी संपादक एवं तहलका हरियाणा के। सबसे पहले मैं आना चाहूंगा कृष्ण मूर्ति हुड्डा साहब, आपके पास श्वेत पत्र जारी किया है। आप भी बार बार कह रहे थे, आपके नेता भी श्वेत पत्र जारी करो, श्वेत पत्र जारी करो। अगर आर्थिक स्थिति इतनी खराब है, जो कि बीजेपी के नेता बार बार बोल रहे थे कि आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, कर्ज बहुत सारा छोड़कर गई पिछली सरकार, उसको लेकर आप कहते थे श्वेत पत्र जारी करो। तो आज श्वेत पत्र जारी कर दिया है, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, ये श्वेत पत्र जो है ये एक झूठ का पुलंदा है। वो कहते हैं ना कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। जी देखिए, ये सरकार अपने वायदे पूरे नहीं कर पा रही है। ये बहाना ढूंढ रहे हैं कि किसी तरह इससे बचा जाए, इसलिए ये एक झूठ का पुलंदा लोगों के सामने रखा है। और हम 1 नंबर पे कैसे थे वो मैं बताता हूं आपको जी। पर कैपिटा इनकम हरियाणा की 1,35,000 है जी, गुजरात की 75,000 है। हम 1 नंबर पे हैं पूरे देश में जी। पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट में हरियाणा नंबर 1 है जी। गन्ना का भाव देने में किसानों को पूरे देश में 310 रुपए पर क्विंटल हरियाणा नंबर 1 है जी। मनरेगा की मजदूरी 236 रुपए हिंदुस्तान में हम 1 नंबर पे है जी। गुजरात में 167 रुपए है, हरियाणा में 236 रुपए है जी। खेलों में हरियाणा 1 नंबर पे है, चाहे वो एशियन गेम हो, चाहे कॉमनवेल्थ गेम हो, चाहे ओलंपिक गेम हो जी। और जो 2 व्हीलर जो स्कूटर या मोटरसाइकिल है उनको बनाने में हरियाणा 1 नंबर पे है जी। कार बनाने में हरियाणा 1 नंबर पे है। ठीक है। गेहूं और बाजरे की पैदावार में हरियाणा 1 नंबर पे है। ठीक है। श्रमिकों की लड़कियों को 51,000 रुपए कन्यादान देने में सरकार हरियाणा 1 नंबर पे है। प्राकृतिक आपदा में मुआवजा देने में 10,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से हरियाणा 1 नंबर पे है। और हमारे समय में
पेट्रोल और डीजल पूरे देश में सबसे सस्ता था जी, और आज पूरे देश में सबसे महंगा कर दिया इस सरकार ने 4 महीने में जी। अगर कोई गड़बड़ हुई है तो इस 4 महीने में गड़बड़ हुई है, ठीक है। वरना हरियाणा 1 नंबर पे था और हम आगे नहीं कह सकते 1 नंबर पे लाएंगे या नहीं, लेकिन आज ये सरकार हर मोर्चे पे विफल हो गई है। आज कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ी हुई है, हर रोज एक से लेकर 4 तक रेप हो रहे हैं, लेकिन हुड्डा साहब आज सरेआम कत्लेआम हो रहा है। हुड्डा साहब इन्होंने आंकड़े दे दिए, एक मोटी किताब छाप दी है और कह रहे हैं कि हम आंकड़ों के साथ बता रहे हैं कि कैसे 1 नंबर पर था। वो तो कह रहे हैं कि 11वें नंबर पर था हरियाणा। ये झूठ बोल रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट एक झूठ का पुलंदा है, ये अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं। इनको अपने वायदे पूरे करने हैं। जिस प्रकार से मोदी जी ने झूठ बोल के पूरे देश में राज लिया है, उसी तरह पे ये झूठ बोल रहे हैं। जिस प्रकार से दिल्ली में इनका हशर हुआ है, उससे बुरा हशर हरियाणा में इनका होगा। ठीक है, ये उससे बचने के लिए ठीक है। चलिए, इस प्रकार के ये ड्रामे किए जा रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ वीर कुमार यादव साहब बने हुए हैं। यादव साहब, आपने सुन लिया जो आज आंकड़े आपने दिए हैं। कांग्रेस कह रही है झूठ का पुलिंदा है। हम आज भी कई मामलों में उन्होंने गिनवा दिया कौन कौन से मामलों में आज भी हरियाणा नंबर 1 है। ऐसा सौरमित्र जी, मैं धन्यवाद करता हूं शकील अहमद जी का कि उन्होंने कमोबेश सच्चाई को माना कि ये काला पत्थर है। वास्तव में ठीक कहा कि कांग्रेस शासन के काले इतिहास का ये कच्चा चिट्ठा है, ये उन्होंने मान लिया। यही हम कहना चाह रहे थे, बड़ी अच्छी बात है। अब दूसरी बात जो है, अभी हमारे हुड्डा साहब कुछ गिनवा रहे थे। देख ले, श्वेत पत्र का हमने वादा किया था। सरकार ने गठन के समय कहा था कि हम जो आर्थिक स्थिति है उससे प्रदेश की जनता को अवगत कराएंगे। जो वस्तु स्थिति है उसका लोकतंत्र में जानने का अधिकार होना चाहिए। ये हमने लोगों से कमिटमेंट किया था, वो आज हमने आधा वादा पूरा किया। दूसरा पार्ट भी लोगों के सामने लाएंगे। ठीक है, जहाँ तक बात स्थिति की है, अब कहने को मैं कुछ भी बोल दूं, ठीक है, लेकिन किसी भी प्रदेश की आर्थिक स्थिति, विकास दर या पर कैपिटा इनकम, इनका एक मापदंड होता है, सिस्टम होता है। श्वेत पत्र जो तैयार किया है उसमें बाकायदा सरकार ने लिखा है कि ये हरियाणा सरकार के पिछले जो बजट दस्तावेज हैं, जो रिकॉर्ड में है, जो जब बजट तैयार किया गया, जब बजट पेश किया गया, उसके डाटा कलेक्ट किए गए हैं। वित्त लेख जितने आए हैं, भारत के योजना आयोग और रिजर्व बैंक के जो दस्तावेज हैं, उनसे सब ये फैक्ट लिए गए हैं, डाटा लिए गए हैं, और ये सब के लिए खुले हैं। अगर हम कुछ भी लिख देंगे तो कल कोई भी अर्थशास्त्री, कोई भी वित्त विशेषज्ञ इन सब चीजों को पढ़ सकता है, देख सकता है, समझ सकता है, काउंटर कर सकता है। ये सबके लिए खुली किताब है। ये कोई हमने ये नहीं है कि अपनी तरफ से की है। ठीक है। और जो आंकड़े दिए गए हैं, जो हमारे हुड्डा साहब बता रहे थे, यानी 2005-6 से लेकर 2013 तक जो हरियाणा की एवरेज जो वृद्धि दर है 8% 5 रही थी। ठीक है। उसमें इससे आगे जितने स्टेट्स थे, सिक्किम की 16.5, उत्तराखंड की 11.9, गोवा की 10.6, गुजरात की 9.7, बिहार की 9.5, महाराष्ट्र की 9, तमिलनाडु 9.2, मिजोरम भी 8.8 और यहाँ मध्य प्रदेश भी 8.7। 10 स्टेट्स आगे थे। 11वीं पोजीशन 8.5 हरियाणा की थी। अब ये डाटा जो दिए हैं, ये अपने बयां कर रहे हैं वस्तु स्थिति को। अच्छा। दूसरी बात ये है कि कांग्रेस के काल में कृषि, सिंचाई, उद्योग, रोजगार और पर कैपिटा इनकम का भी उल्लेख किया गया। कृषि की वस्तु स्थिति क्या थी, ठीक है, सिंचाई की वस्तु स्थिति क्या थी, ठीक है, कृषि से कितनी आमदनी हुई, कर्ज लेना गुना नहीं है। ये बार बार क्या कहते हैं, जीएसटी का हमने जो है 22% तक कर्ज ले सकते हैं, हमने तो केवल 18 लिया है, लेकिन कर्ज के लिए कर्ज के ब्याज के लिए कर्ज, अगर आपने कर्जा लिया है ये ठीक है 22% लीजिए, ठीक है, लेकिन किस बात के लिए, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने मनरेगा के बारे में कमेंट किया था कि मनरेगा में अगर आप मजदूर को गड्ढे खोदना
जाएगा और गड्ढों को भरने के लिए पेमेंट करेंगे तो लाभ नहीं है। यानी देश और समाज और राष्ट्र के हित में उस पैसे को सड़कों में लगाइए, उद्योग में लगाइए, यानी उससे देश की विकास में लाभ मिले। केवल उस गड्ढे खोद दिए और भर दिए और उसमें पैसा निकल गया। ठीक है। और इसलिए हमने कहा कि मजदूर को पैसा मिले लेकिन राष्ट्र का विकास हो, देश का विकास हो, उससे उसको लाभ मिले। ठीक है। इसलिए अभी जो कर्जे की बात थी वो मैंने बताई आपको, कर्जा लिया, ठीक है, इसलिए लेने का हकदार थे, ठीक है, लेकिन लिया किस बारे में। और अगर आप डिटेल से पूछेंगे तो कृषि की क्या स्थिति थी, ठीक है। मैं आऊंगा यादव साहब आपके पास। जो आंकड़े हैं हमने भी दिखाने की कोशिश की है जो श्वेत पत्र में है। आज डॉक्टर धीमान साहब आपके पास आऊंगा, उसके बाद डॉक्टर आरसी गोयल साहब हैं जो पोस्टमार्टम करेंगे, अर्थशास्त्री हैं। वाकई में ही क्या है ये श्वेत पत्र। डॉक्टर साहब आपके पास, धीमान साहब आप बताइएंगे कि ये श्वेत पत्र निश्चित तौर पर सरकार ने कहा था बीजेपी ने और लेकर भी आई है। हालांकि पार्ट 2 भी अभी आएगा, ये पार्ट 1 है। जो आंकड़े दिए गए हैं और जो कहा गया है कि 11वें नंबर पर हरियाणा था, लेकिन फिर कांग्रेस सरकार बार बार क्यों बोलती रही? जब भी मीडिया के सामने भूपेंद्र सिंह हुड्डा आते थे उनकी जुबान पर यही शब्द होता था कि हरियाणा नंबर 1 है पर कैपिटा आय में। तो फिर ये इतना अंतर कैसे आ गया, 1 नंबर और 11 नंबर, ये क्या है? जो श्वेत पत्र जारी किया गया है, पहले तो मैं इसके सत्यता की बात करता हूँ। ठीक है। इसमें जो आंकड़े हैं ये आंकड़ों का स्रोत, जैसे कोई हम छापते हैं तो उसका स्रोत बताते हैं। इस सब का स्रोत या तो जो हरियाणा की विधानसभा में जो बजट अनुमान पेश किए जाते हैं वो हैं, या जो हमारे अकाउंटेंट जनरल जो होते हैं, एजी ऑफिस जिसको बोलते हैं, उनके द्वारा वित्त लेखा जो प्रस्तुत किया उनमें मतलब जो आंकड़े हैं ये सर्टिफाइड हैं भारत सरकार के योजना आयोग की तरफ से या किसी और संस्था की तरफ से। आंकड़ों में कोई कमी नहीं है। ठीक है। नंबर 1 तो ये क्लैरिटी कर दूं। और ये आंकड़े इकट्ठे करके श्वेत पत्र जारी करना भी कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। ये सारे के सारे आंकड़े ऑलरेडी उपलब्ध हैं। और जब बजट अनुमान पेश किया जाता है, जो कि सरकार के द्वारा भी जब किया जाएगा, ये सब आंकड़ों ये उसका मुख्य भाग है। ठीक है। ये देना ही पड़ता है, ये जरूरी है उसकी। आर्थिक सर्वेक्षण पहले जारी होता है, उसके बाद फिर बजट अनुमान पेश किया जाता है। ठीक है। बजट अनुमान में ये बातें लिखनी पड़ती हैं, कहां से पैसा आएगा, कहां जाएगा, किस चीज पे पैसा कितना हो रहा है। तो ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। लेकिन क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट ने बनते ही कहा था कि हम श्वेत पत्र लेके आएंगे, ठीक है, तो अगर बहुत सारे लोगों को बजट पढ़ने का तरीका नहीं मालूम हो या बजट उनके पास अवेलेबल ना हो, तो उन असामान्य लोगों की जानकारी के लिए एक श्वेत पत्र जारी कर दिया कि एक फाइनेंसिस, अगर अकेले फाइनेंसिस के बारे में जानना है देश प्रदेश के, तो आप ये श्वेत पत्र पढ़ लीजिए। तो एक जानकारी वर्धक डॉक्यूमेंट है। ठीक है। दूसरा, ये जो 2 पार्ट इसके बनाए गए, ये पहला पार्ट तो है हरियाणा सरकार के बारे में। ठीक है। दूसरा जो पार्ट आएगा वो आएगा पब्लिक सेक्टर का, जैसे जो निगम, बोर्ड, कॉर्पोरेशन हैं, वो उनके बारे में आएगा। ठीक है। तीसरा जो इसमें बिंदु, अब जो 11वें की और 1 नंबर की बात थी, जो बातें कृष्ण मूर्ति हुड्डा जी ने कही हैं, उन बातों का इसमें उल्लेख नहीं है। ठीक है। किसी एक पैरामीटर के बारे में हर राज्य का जो योजना आयोग जारी करता है, उसमें हर राज्य की स्थिति को इंडिकेट करते हैं। ठीक है। तो इसमें जिस बात में 11वें नंबर पे कहा गया है, वो उसमें वो वास्तव में 11वें नंबर पे है, लेकिन जो हुड्डा साहब करा रहे हैं वो इसमें इंडिकेट नहीं किया गया। पर कैपिटा इनकम जो है उसका उल्लेख है, पर कैपिटा इनकम हरियाणा कितने नंबर पे है उसका उल्लेख इसमें नहीं किया गया। तो हो सकता है वो अगर गोवा के बाद, जैसे गोवा अगर पूरे राज्यों में करेंगे दूसरे नंबर पे, अगर गोवा को निकाल देंगे तो 1 नंबर पे आ जाएगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो अगर उसका उल्लेख हम पर कैपिटा इनकम में करते तो आ जाता। पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट जो है हर व्यक्ति का, उसमें इसमें कहीं पर भी उसमें उल्लेख नहीं किया गया, उसका डाटा ही नहीं दिया गया है। तो वो दावा कर रहे हैं कि हमारा जो पुराने वाले जो सीएम थे, फॉर्मर सीएम, वो कहते हैं पर कैपिटा इन्वेस्ट जो है हरियाणा उसमें नंबर 1 रहे हैं, पर उसका उल्लेख नहीं है। तो पैरामीटर किस पे हम नाप रहे हैं, तो ये मतलब इंपॉर्टेंट है। ठीक है। कि अब अगर किसी को कहेंगे किसी के मैथ में 33 नंबर आए हैं और उसके अगर अंग्रेजी में आए हैं कोई 65 नंबर, और दोनों का मीन करके अगर वो सेकंड पोजीशन पे रहा है, तो अगर कोई कहे कि तो मैथ में तो सबसे ज्यादा 33 नंबर थे, तो पैरामीटर किसके पर हम आंक रहे हैं, एक तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। दूसरा, जब हम दोबारा आएंगे मैं तब भी बताऊंगा, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बताना जरूरी है। इस डॉक्यूमेंट में यह बताया गया है कि वेतन और पेंशन्स, भत्ते, जो कर्मचारी रिटायर्ड हो गए उनकी पेंशन का और वेतन का, उससे बहुत सारा पैसा जा रहा है। ठीक है।
ये इसमें बताएगा। 2014-15 का जब बजट पेश किया गया था विधानसभा में, उसके अंदर भी ये बात लिखी हुई है, इसमें श्वेत पत्र में भी लिख दी है। और आगे आने वाला जो 2015-16 का बजट जो कि बीजेपी की गवर्नमेंट पेश करेगी, उसमें भी ये पैसा और बढ़ना है, बिल्कुल और बढ़ जाएगा। तो इसमें ये कहा गया कि ये बढ़ता चला गया, वो बढ़ेगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। पंजाब में इसी बुरी स्थिति है, वहां और वेतन बढ़ रहा है। तो कुछ बातें तो किसी की समझ में नहीं है, बाहर है। आंकड़े में कोई कमी नहीं है, ठीक है, आंकड़े सर्टिफाइड हैं, एक भी आंकड़े को कोई चुनौती नहीं दे सकता, क्योंकि सब लेजर से उठाए गए। ठीक है, डॉक्टर आरसी गोयल साहब आपके पास आते हैं। डॉक्टर आरसी गोयल साहब, जिस तरीके से डॉक्टर धीमान साहब बता रहे हैं कि कई मामलों में हो सकता है हरियाणा नंबर 1 हो, जैसा कि हुड्डा साहब ने कहा है, लेकिन वो इस श्वेत पत्र में नहीं है। दूसरा, आप किस तरीके से देखते हैं कि एक पर कैपिटा इनकम को बाकायदा इसमें शो तो किया गया, लेकिन उसमें अगर हरियाणा नंबर 1 है, लेकिन फिर भी हम 11वें नंबर पर कह रहे हैं, क्या है ये पूरा मामला? ये सारे आंकड़ों का खेल है। नंबर 1 हरियाणा था, उनके हिसाब से नंबर 1 है। हमारी पर कैपिटा इनकम गोवा और दिल्ली को छोड़ दें तो हाईएस्ट है, ठीक है। लेकिन इसमें भी शक नहीं है कि अकेले गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट की जो पर कैपिटा इनकम है वो 4 लाख है, और जबकि हरियाणा की जो एवरेज है वो 1,33,000 है। और जबकि एक मुख्यमंत्री हुड्डा साहब के खिलाफ जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके ऊपर आपेक्ष उठता था कि रोहतक की डेवलपमेंट बहुत की है। रोहतक की डेवलपमेंट भी 1,33,000 से कम है, वो भी एवरेज से कम आती है पर कैपिटा इनकम, ठीक है। तो जहां तक पर कैपिटा इनकम का सवाल है, हरियाणा नंबर 1 है। दूसरा, जो वो 11वें नंबर पे कह रहे हैं, ये एक बहुत छोटी सी बात मैं बताता हूँ। अगर एक आदमी की मजदूरी 100 रुपए है और उसकी मजदूरी 10 रुपए बढ़ा दी जाए, ठीक है, तो ग्रोथ कितनी होगी? 10%। दूसरे की मजदूरी 300 रुपए है और उसकी 4% बढ़ा दी जाए तो कितनी होगी? 12 रुपए, पहले वाले से ज्यादा होगी। हाँ। अब ये जो कंपैरिजन है ग्रोथ रेट का, हमारा जो ग्रोथ रेट है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी डेवलप है, ठीक है, इसका बेस बड़ा है, और छोटी परसेंटेज में भी जो अमाउंट है वो ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। जो बिहार स्टेट है वो हमारे से जो पर कैपिटा इनकम है उसकी 1/3 है, उसका जो बेस है ग्रोथ का, क्योंकि थोड़े से अमाउंट पे परसेंटेज ज्यादा हो जाती है। तो जो 11वें नंबर पे कह रहे हैं ग्रोथ, वो भी ठीक है। अच्छा। क्योंकि ग्रोथ का बढ़ना, परसेंटेज का बढ़ना एब्सोल्यूट अमाउंट नहीं बताता। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि 100 रुपए पे 10 रुपए बढ़े, बने तो 110 रुपए, लेकिन 10% बढ़ गए। उधर 300 रुपए पे 12 रुपए बढ़े, वो सिर्फ 4% ही कहलाएंगे, वो 10% कहलाएंगे, ठीक है। तो ये जो नंबर 1 और नंबर 11 कहने वाला जो खेल है, ये सिर्फ आंकड़ों की अपनी इंटरप्रिटेशन है। लेकिन अगर कंबाइंड इकोनॉमी को देखा जाए तो हरियाणा जो है नंबर 1 पे था एज रिगार्ड इकोनॉमी। और अगर हम उसको फिर कहें कि ह्यूमन इंडेक्स के ऊपर, ह्यूमन इंडेक्स पे हमारा 7वां नंबर था। यानी जितना पैसा हमारे पास है, उस पैसे से हम अपने आदमियों को विकास नहीं दे पाए, उनको हम पढ़ाई की सुविधा नहीं दे पाए, उनको सफाई की सुविधा नहीं दे पाए। तो इस तरह से जो सुविधा वाली बात है, यानी पैसे होने के बावजूद भी हम सुविधा नहीं दे पाए। हाँ, हमारा जो है वो प्रोस्पेरिटी क्यों नहीं आई, उसका जो मेन रीजन है, वही सरकार को भी सोचना चाहिए, पुरानी सरकार को भी सोचना चाहिए कि जो पैसे वाला खेल है वो डेवलपमेंट में क्यों नहीं नजर आया। मतलब रोजगार नहीं लोगों को मिला, या उनका आर्थिक हालात नहीं सुधरे, स्किल लेबर नहीं बढ़ी, एजुकेशन नहीं बढ़ी। हमारे कॉलेज भी बहुत ज्यादा है, स्कूल भी बहुत ज्यादा है, टीचर भी बहुत ज्यादा है, लेकिन बच्चे की क्वालिटी नहीं है। तो वहां पर जब ह्यूमन इंडेक्स की बात आती है तो हमारा नंबर 7वां है, ठीक है, वो नंबर पहला नहीं है, ठीक है। तो उसको ट्रांसलेट करने में हमारे, इसका मतलब इम्प्लीमेंटेशन में कहीं कहीं कमी है, या तो हम बच्चों को सुविधा नहीं दे पाए, लोगों को सुविधा नहीं दे पाए, हमारा 7वां नंबर क्यों है। एक थोड़ा सा इसमें और अपडेट करते हुए, वो बता दो, गुजरात का कितना नंबर है एचडीआई में? हरियाणा के बाद है। हाँ, हरियाणा के बाद बता दो उनका भी नंबर। हाँ, उनका नंबर 11वां नंबर है गुजरात एचडीआई में, ह्यूमन डेवलपमेंट। अच्छा, वो हमसे पीछे है। लेकिन मैं कोई गुजरात के उसमें आंकड़ा दिया गया, नहीं वो आंकड़ा दिया गया निश्चित तौर पर। अच्छा गोयल साहब, ये जो श्वेत पत्र किस आधार पर, मतलब क्या सभी बातों को जोड़कर ये तैयार किया गया? श्वेत पत्र ये एक किस्म का, जैसे आप इकोनॉमिक सर्वे होता है, ये इकोनॉमिक सर्वे के ही डाटा है, बस उस डाटा को देखने का एंगल बदल जाता है, ठीक है। जैसे अभी सैलरी की बात चल रही थी, 2004-05 में टोटल जो रिवेन्यू है, सैलरी का परसेंटेज 60% था, आज वो परसेंटेज 40% है। और अगर हम उसके अमाउंट की बात करें तो पहले 4,500 करोड़ था, अब 11,000 करोड़ है। अमाउंट देखेंगे तो बहुत ज्यादा हो गया। अगर रेशो देखेंगे तो 60% से 40% ले आए, ये तो
कांग्रेस की बड़ी उपलब्धि थी। अच्छा, इसमें तो कोई बुराई नहीं है। अच्छा, तो ये जो इंटरप्रिटेशन का सवाल है वो किसी तरह से उठा लो, एंगल बदल जाता है। ठीक है, ठीक। हाँ बिल्कुल, हम पोस्टमार्टम करेंगे निश्चित तौर पर कि क्या कांग्रेस क्या कह रही है, उसमें कितनी सच्चाई है, और जो बीजेपी कह रही है, लोग किस बात को मानेंगे। मतलब लोग क्या इस बात को मानेंगे जो श्वेत पत्र की 11वें नंबर पर हरियाणा, या कांग्रेस की बात को मानेंगे कि हाँ हम नंबर 1 पे थे। अशोक शेरवल साहब, आप किस तरीके से देखते हैं इन आंकड़ों को, ये आंकड़े भी और जो पिछले कांग्रेस सरकार में भी दिए जाते थे। शेरवल साहब, निश्चित तौर पर जो आज आंकड़े श्वेत पत्र के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की जनता के सामने जो लेकर के आए हैं, भारतीय जनता पार्टी तो आज सत्ता में आने के बाद ये श्वेत पत्र लेकर के आए हैं, लेकिन हम तो पिछले 10 साल से लगातार सड़कों पे उतर करके एवं महामहिम राष्ट्रपति महामहिम गवर्नर महोदय जी को ज्ञापन दे करके ये श्वेत पत्र हमेशा लोगों के बीच में देते रहे हैं। हमने पहले से ही कहा था कि कभी भी हरियाणा नंबर नहीं है। अभी हुड्डा साहब बोल रहे थे कि हमारी पर कैपिटा इनकम 101,35,000 रुपया है। अभी हमारे यहाँ शास्त्री जी बैठे हैं, बड़े विस्तार से इन्होंने भी समझाया है कि पर कैपिटा किस प्रकार से, लेकिन मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। पर कैपिटा इनकम में हम बहुत पीछे थे, अब भी हैं। ठीक है, तो कैसे सर मित्र जी, आपके पास 100 रुपया है जेब में, मेरे पास 10 रुपया है। ठीक है, तो टोटल करेंगे तो 110 रुपया बन गया। हाँ, तो एवरेज बन गए 55 रुपये। मेरे पास 55 होंगे जेब में, तभी मेरी भी इनकम 55 रुपया होगी ना, लेकिन मेरे पास तो 10 का मालिक हूँ मैं, आप 100 के मालिक हैं, तो पर कैपिटा कैसे निकालते हैं। तो इस प्रकार से पर कैपिटा में हम बहुत पीछे थे। इसी प्रकार से हम शिक्षा में हम 17वें नंबर पर थे, स्वास्थ्य में हम पिछड़े हुए थे। हर एंगल में हम यानी कि आंकड़े के माध्यम से हम समझाते थे। और रही बात आज जो भी ये श्वेत पत्र आया है, मैं कहता हूँ इस चीज का पता, इस चीज का संज्ञान भारतीय जनता पार्टी को भी पता था कि हरियाणा प्रदेश के अंदर क्या चल रहा है, क्या है, किस हालात से गुजर रही है। ठीक है, हमने पता था, हमने भी पता था, भारतीय जनता पार्टी ने भी पता था। ठीक है। तो बड़े बड़े इन चीजों को देखते हुए भी भारतीय जनता पार्टी ने एक मैनिफेस्टो जारी किया था। ठीक है, इन सभी चीजों को देखते हुए। ठीक है, लेकिन आज 4 महीने हो चुके हैं, उस मैनिफेस्टो के बारे में आज तक भी एक पॉइंट पूरा नहीं किया। तो 4 महीनों में केवल ये मैनिफेस्टो तो हम 10 साल से ये जो भी यानी कि श्वेत पत्र है, तो हम पिछले 10 साल से गाते चले आ रहे हैं। अच्छा। और बीजेपी वाले भी हमें फॉलो करके कहते थे, हमने 80,000 करोड़ का कर्जा हमने पहले बोला है, चुनाव से पहले भी ऑलरेडी था, और आज भी है। इस चीज का संज्ञान उनको मालूम था, केवल आज ये टाइम पास कर रहे हैं, लेकिन काम नहीं कर रहे हैं। प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को ये हमारे बीच में श्वेत पत्र जारी करने के लिए मैंडेट नहीं दिया था, ठीक है, बल्कि काम करने के लिए मैंडेट दिया था। आज ये काम से बच रहे हैं, लेकिन श्वेत पत्र से काम नहीं चलेगा। श्वेत पत्र से प्रदेश की जनता का पेट भरने वाला नहीं है, बल्कि काम करके लोगों का पेट भरेगा। आज प्रदेश के अंदर सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, किसान की तरफ कोई भी कदम इस 4 महीनों के अंदर प्रदेश की सरकार ने नहीं उठाया है। आज किसान का इतना बुरा हालात है, अपराध, आज मैं कहता हूँ 20% आज क्राइम बढ़ चुका है। ठीक है, तो इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी का कोई भी इस तरफ, इस दिशा में कोई कार्य करने का अब तक भी कोई भी इन सब बातों को लेकर वीर कुमार यादव के पास जाएंगे, लेकिन यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो चर्चा को और थोड़ा सा विस्तार देंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चर्चा हमारी जारी है। श्वेत पत्र आज सरकार ने जारी किया है, उसका पोस्टमार्टम कर रहे हैं हम कि क्या आंकड़े दिए गए हैं और कांग्रेस क्या गिनवाती है। वीर कुमार यादव साहब आपके पास आते हैं। यादव साहब, आपने सुन लिया सभी को, और ये जो बात है पर कैपिटा इनकम की, इसमें जिस तरीके से आज भी कहा गया कि जो गुड़गांव फरीदाबाद का एरिया उसमें तो 4 लाख से ज्यादा है, यमुनानगर की साइड चले जाएं तो 50-55 हजार आ जाता है। सबसे कम जो है वो मेवात है। हाँ, मेवात है। हाँ, तो कोई भी राज्य है, ये तो मिला जुला ही होता है सब कुछ, ये तो नहीं, ये तो सभी राज्यों का ऐसा हाल होगा। जहां पर अगर उद्योग होंगे, एनसीआर का इलाका, तो निश्चित तौर पर वहां पर ज्यादा होगा, और कुल मिलाकर देखा जाए तो फिर भी हालत ठीक है हरियाणा की।
देखिए, एक तो सर मित्र जी, अभी जो पर कैपिटा में हम नंबर 1 है, पर कैपिटा नंबर 1 है। अभी जो आपने भी, डॉक्टर धीमान जी ने भी बताया, हमारे जो शास्त्री बैठे हैं, यानी एक तरफ से तो 5 लाख के नियर बाई और एक तरफ 45,000 एवरेज निकाल कर आप उसको कहीं नहीं जी, पर कैपिटा इनकम 2 डिस्ट्रिक्ट अगर एवरेज निकाल लें जो बिल्कुल एडजॉइनिंग है, यानी गुड़गांव और मेवात एडजॉइनिंग है, लेकिन पर कैपिटा इनकम का डिफरेंस देखिए, 4,46,000 और मात्र 45,834। और ये कोई कहे कि पर कैपिटा इनकम दोनों डिस्ट्रिक्ट का एवरेज ये है, तो ये कोई प्रैक्टिकल बात तो नहीं ना जी। इसलिए जो आरोप उनके अपने नेतागण लगाते थे, चाहे वो विकास के मामले में है, चाहे पर कैपिटा इनकम के मामले में, यानी वो ठीक है कि कुछ डिस्ट्रिक्ट में आपने डेवलपमेंट किया, कुछ डिस्ट्रिक्ट में माली हालत अच्छी थी, एक तो ये, तो उससे आप पूरे प्रदेश की पर कैपिटा इनकम को नहीं कह सकते, कुछ सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स को अगर निकाल दिया जाए तो। सेकेंडली देखिए, ध्यान देने की बात यह है कि जो सरकार बार बार अपने आप को किसानों की मसीहा कहते हैं, तो खेती पर उनका यानी कि कितना खर्च हुआ, भूमिगत जो उनका जो योजना का जो खर्चा है वो आप देखेंगे तो यानी इससे ज्यादा तरस कहाँ आएगा। आपने भूमि के ऊपर क्या खर्च किया और आज की स्थिति क्या है, ये इसका मतलब हमने ये इसलिए बताया है कि आम आदमी इस चीज को जान सके, पहचान सके कि सिंचाई, कृषि, उद्योग, इसमें इस सरकार का दिमाग किधर था और क्यों था। इसलिए थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दे दूं, यानी कृषि के अंदर जो कृषि में इन्होंने जो योजनागत आवंटन जो किया, वो जहां उन्होंने 4 और 5 में 6.6% था, 13-14 में 8 हो गया, यानी आप देखिए मात्र उसका 8% उस पर वो खर्च कर रहे हैं। सिंचाई का हाल देखेंगे तो बहुत बुरा है, ठीक है, 2004-5 में 13.3% था, जो घटकर 13-14 में 5.4 रह गया, ठीक है, 13 से 5। और ऊर्जा क्षेत्र देखोगे तो उसमें यानी बहुत ही 17.1 से 2.1, यानी जहां आप इतनी बड़ी हमारी जनसंख्या कृषि से जुड़ी हुई है, वहाँ सिंचाई है, सौर ऊर्जा है, बाकी चीजें हैं, उससे रिलेटेड चीजें हैं, उन पर आप यानी योजनागत खर्चा कम कर रहे हैं, आउटपुट आप ज्यादा लेना चाहते हैं। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट में भी सिरसा में क्या डेवलपमेंट हो रहा है, फरीदाबाद में क्या हो रहा है। चलिए, ये तो खैर यादव साहब, जब आपकी सरकार 4-5 साल पूरे कर लेगी तभी पता चलेगा कि आप भी क्या आउटपुट दे रहे हैं। दूसरा, यादव साहब, ये बात पर कैपिटा इनकम की बात हम कर रहे हैं, क्या आपकी सरकार या आपके नेता कभी ये नहीं कहेंगे कि पर कैपिटा इनकम में अब हरियाणा नंबर 1 या नंबर 2 पर है? क्या कभी आपकी ओर से बात नहीं की जाएगी? नहीं, देखिए, इसमें मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये यानी उन्होंने जो कहा, हमने उस पर श्वेत पत्र आया कि ये जो कह रहे थे नंबर 1 हरियाणा, तो एक स्थिति तो बतानी पड़ेगी। कल को पर कैपिटा इनकम की बात हो, चाहे वो विकास दर की बात हो, चाहे वो डेवलपमेंट की यानी कि भेदभाव की बात हो, कृषि में, सिंचाई में, उद्योग में इन्वेस्टमेंट की बात हो, रोजगार की बात हो, तो ये एक बार को चित्र सामने रखना पड़ेगा ना, जितना लोगों के सामने, लोकतंत्र में जरूरी है। चलिए, इस पर हुड्डा साहब हमारे साथ बने हुए हैं। हुड्डा साहब, आपने सुन लिया वीर कुमार यादव को कि आपने उस हिसाब से विकास नहीं हुआ। अगर आप कह रहे हैं कि पर कैपिटा इनकम इतनी थी, लोगों को रोजगार नहीं मिला, कृषि में आपने कुछ ज्यादा संसाधन नहीं जुटाए, ज्यादा कुछ नहीं हुआ, कृषि में भी पीछे रह गए, मैन्युफैक्चरिंग में भी पीछे रह गए, ये सब बातें वो गिनवा रहे हैं। सर मित्र जी, मुझे एक बताइएगा, क्या गुड़गांव हरियाणा का हिस्सा नहीं है? क्या फरीदाबाद हरियाणा का हिस्सा नहीं है? क्या बातें कर रहे हैं ये? आप हरियाणा, गुड़गांव को, फरीदाबाद को हरियाणा से काट रहे हैं। मैं हैरान हूं इनकी बातों से कि श्वेत पत्र भी 4 महीने बाद क्यों लाया? जिस समय सरकार बनी थी उस समय श्वेत पत्र लेके आते, आपकी बात मानते। लेकिन अब ये सरकार, अनुभवहीन सरकार, हर मोर्चे पे विफल हो चुकी है। अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए श्वेत पत्र लेके आ गए। आप ये बताइएगा, आज किसान की क्या हालत कर दी इन्होंने, आज लॉ एंड ऑर्डर की क्या हालत कर दी इन्होंने, आज हर रोज रेप हो रहे हैं, हर रोज कत्ल हो रहे हैं। हुड्डा साहब, इनका ये भी कहना है कि को वोट किया है उन लोगों के कत्ल हो रहे हैं। कर्ज ले तो लिया, उसको चुकाने की दिशा में फिर दोबारा कर्ज लिया, और कर्ज भी अपने खर्चे के लिए लेती रही सरकार। मतलब कुछ ज्यादा संसाधन नहीं जुटाए सरकार ने। सर मित्र जी, अगर संसाधन नहीं जुटाते तो जब भारतीय जनता पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार थी 2005 में 2300 करोड़ रुपए का बजट था,
और आज हम 32,400 करोड़ का बजट छोड़ के गए हैं। पंजाब हमसे बड़ा है, आबादी में भी बड़ा है, क्षेत्रफल में भी बड़ा है। उनका 27,000 करोड़ का बजट है जी। आप अंदाजा लगाओ कि हुड्डा साहब कहां से कहां ले गए। उस बात की कोई बात नहीं कर रहा। और दूसरा, ये मनरेगा की बुराई कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने भी मनरेगा की बुराई की थी। ठीक है, अगर मनरेगा इतना बुरा है तो बंद क्यों नहीं कर देते ये उसको। ठीक है, चलिए। एक तरफ तो ये गरीबों के आंसू पूछने की बात करते हैं, एक तरफ ये गरीबों को अपमान कर रहे हैं। ठीक है, और तीसरा, जिस प्रकार से जो तेजी से ये सरकार बदनाम हुई है, पिछले 49 सालों में हरियाणा के इतिहास में कोई सरकार इतनी जल्दी बदनाम नहीं हुई। ठीक है, आज सर्वे करवा लीजिएगा, आज इनका हशर वही होगा जो दिल्ली के अंदर इनका हुआ था। आज इनका ये हालत है कि ना तो किसी मिनिस्टर में आपस में तालमेल है, ना मिनिस्टर और सरकारी अधिकारियों में तालमेल है। ठीक है, आज ये सरकार टोटल फ्लॉप हो चुकी है। ठीक है, अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए ये ड्रामे किए जा रहे हैं। ठीक है, ये इस प्रकार के श्वेत पत्र जारी करके लोगों को गुमराह करते फिर रहे हैं। चलिए डॉक्टर धीमान साहब आपके पास आते हैं। डॉक्टर धीमान साहब, अब लोग क्या समझेंगे? लोग ये जो आंकड़ों की दिए गए हैं, क्या लोग इसको समझेंगे? बड़ी आसानी से समझ लेंगे कि जो बीजेपी सरकार कह रही है श्वेत पत्र में कि वाकई में ही इतनी खराब हालत थी हमारी पिछले 10 सालों में, या फिर लोग उसी पर विश्वास करेंगे कि जो ये कह रहे हैं हुड्डा साहब कि हम इस मामले में नंबर 1 है आज भी, इस मामले में अभी भी नंबर 1 है हम आज भी? जब वित्त मंत्री बजट पेश करते हैं, हाँ, उस बजट अनुमान पे विधानसभा में कम से कम 2 दिन, उससे ज्यादा कई बार 3 दिन भी बहस होती है। सत्ता पक्ष के और विपक्ष के विधायक उस पर बोलते हैं। ठीक है, ये सब बातें जो श्वेत पत्र में जारी की गई हैं, ये सब बातें उन सभी नेताओं ने, उन सभी विधायकों ने बोल रखी हैं और एक बार नहीं बोल रखी। हर साल जैसे ही जैसे बजट पेश होता रहा, ये सारी बातें वहां पर होती रही, बोलते रहे, और मीडिया भी इन सबको लिखता रहा। मीडिया ने अपने पास विश्लेषण करके लिखते रहे कि इस साल इतना और कर्ज बढ़ जाएगा, हर साल इतना कर्ज और बढ़ जाएगा। ठीक है, पर 2 बातों का तरफ और ध्यान दिलाने की जरूरत है। एक तो ये कि इसमें ये लिखा गया है कि वेतन और भत्ते जो हैं उसकी तरफ जो पेंशन है उसमें बहुत पैसा जा रहा है, जैसे गोयल साहब ने भी कहा। ठीक है, एक आंकड़ा और जरूरी जो मुझे आने वाले समय के लिए भी चिंताजनक लग रहा है, और अगर बीजेपी की सरकार 2-5 साल के बाद या तो खुद अपने श्वेत पत्र लेके आए, या फिर अगर इनकी सरकार नहीं आई तो किसी और की सरकार हो सकता है वो 5 साल का श्वेत पत्र ले आए। पर चिंता क्या लग रही है, 6वां वेतन आयोग जैसे लागू हुआ, 2008 में घोषणा हुई थी, 1 जनवरी 2006 से लागू हुआ था। ठीक है, उसका 13,250 करोड़ रुपया जो एरियर था, और इस दौरान जो पैसा दिया उनको वेतन बढ़ने का, हाँ, वो सरकार को, हरियाणा सरकार को देना पड़ा। ठीक है, वो पैसा कहां से जाएगा? सरकार के पास जो आमदनी होगी उसमें से जाएगा। बिल्कुल, वो इंक्रीज हुआ। ठीक है, दूसरा, जब सरकार आई थी कांग्रेस की, 300 रुपए बुढ़ापा पेंशन थी, 200 चल रही थी, लेकिन घोषणा चुकी थी 300 रुपए थी। जब छोड़ के गए 1000 दे रहे थे, 1500 की घोषणा करके गए थे। ठीक है, सरकार बीजेपी ने 1 जनवरी 2015 से 1200 कर दी। ठीक है, तो वो सोशल सेक्टर पे जो पैसा जा रहा था वो और इंक्रीज होगा। बिल्कुल, वेतन अब 7वां वेतन आयोग बजट में, जो केंद्रीय बजट है उसमें घोषणा कर दिया कि 7वां वेतन आयोग गठित कर देंगे, और वो नेचुरली होगा, लागू होगा जब भी लागू होगा। ये बीजेपी की सरकार के दौरान ही वो लागू हो जाएगा, जिसकी संभावना है, क्योंकि रिपोर्ट आ जाएगी वो लागू होना है। फिर और ये वेतन और ये जो पेंशन पे जो जा रहा है ये और बढ़ेगा। हाँ, सोशल सेक्टर, क्योंकि 2000 पेंशन होनी है 5 साल के बाद, बुढ़ापा पेंशन, तो पैसा और बढ़ेगा। हाँ, तो ये और स्थिति बिगड़ेगी, कर्ज बढ़ेगा। हाँ, तीसरा और बिंदु जो एक और इम्पोर्टेंट है, एक डाटा और दिया है इसमें। ठीक है, आंकड़ों का खेल है, किस तरीके से आप उसको, जैसे गोयल साहब ने कहा, किस तरीके से आकलन करते हैं। हाँ, जो हमारी पर कैपिटा इनकम है उसको कैलकुलेशन करने का जो तरीका, थोड़ा सेवाल साहब भी कह रहे थे और यादव साहब ने भी उनकी बात को किया कि जिलों का नहीं है, कुल टोटल आमदन, जो टोटल प्रोडक्शन हुई पूरे प्रदेश की, उसको जनसंख्या से डिवाइड कर देते हैं। बिल्कुल, बड़ा सिंपल सा फार्मूला। हाँ, बिल्कुल, ये नहीं कि एक जिले में 4.5 लाख है, तो एक जिले में 45,000, ये तो बीजेपी कह रही है, उसका नहीं है श्वेत पत्र। हाँ, नहीं, पर एक लोगों की नहीं, वो तो ठीक है, नहीं, श्वेत पत्र भी ठीक है कि किस जिले में कितनी आमदन है पर कैपिटा, वो ठीक है, वो डाटा ठीक है। लेकिन एनसीआर के पास गुड़गांव, फरीदाबाद और अब तो झज्जर और सोनीपत, ये और इंक्रीज होता जा रहा है।
चाहे बीजेपी की गवर्नमेंट हो, चाहे लोकदल की गवर्नमेंट हो, चाहे वो कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, चाहे किसी की भी गवर्नमेंट रहे, ये तो बाई डिफॉल्ट एनसीआर दिल्ली के साथ लगता है वहां विकास होना ही होना है। वहां तो मारुति वहां पर है, हीरो होंडा वहां पर है, होंडा वहां पर है, तो जब सारी बड़ी कंपनियां हैं तो वहां पर वो पैसा बढ़ेगा। लेकिन मैं एक आंकड़े की बात कर रहा था, सिर्फ ज्यादा ही आंकड़ा कैसे करते हैं। 10 साल का ग्रोथ रेट लिया जीएसडीपी का, जो कुल सकल घरेलू उत्पाद है राज्य का, और 10 साल का निकाल के एवरेज निकाल दिया, और उसमें फिर जहां पर हरियाणा का नंबर आना था, वो हरियाणा का नंबर तब भी चौथा रहा उसमें एवरेज में भी, ठीक है, और गुजरात का 3 नंबर पे रहा, गोवा का 2 नंबर पे रहा, और बिहार का 1 नंबर पे रहा। जो गोयल साहब ने बताया था वो कारण वो था, ठीक है, उसका जो भी कारण था, ठीक है। पर आंकड़ों की है कि भी हरियाणा को चौथा नंबर फिर भी बताना पड़ा आंकड़ों, क्योंकि आंकड़े झूठ नहीं बोल सकते, ठीक है, ठीक है। तो ये नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर 11 की बात तो बिल्कुल मायने हैं, अलग है। पर कर्ज अभी 81,000 करोड़ का अनुमानित किया गया था, ठीक है, 2015 31 मार्च को। ये तो जब अगले साल का बजट पेश होगा जब एक्चुअल पता लगेगा, लेकिन अब ये हर साल बजट कर्ज बढ़ेगा, ठीक है। कैप्टन अभिमन्यु जी ने एक बात और कही जो हमें इस चर्चा को विषय हमें बढ़ाना चाहिए, हमने खबर में तो दिखाया था, उन्होंने कहा कि जो टैक्स कलेक्शन होना था, हाँ बिल्कुल, वो कहीं 20,000 करोड़ का टैक्स कलेक्शन कम हुआ है, यस। उसका आधार जो मैंने देखा तो कैलकुलेशन थी, सिर्फ एवरेज उस पे परसेंटेज भी थी कि कितना परसेंटेज उस वक्त पे होना चाहिए था। अगर आप देखें शेरवाल साहब बैठे हैं, इनकी सरकार उस मामले में चली भी गई थी, इन्होंने वेट लागू किया था, और वेट का उस वक्त विरोध भी हुआ था, कांग्रेस ने विरोध किया था, बिल्कुल। लेकिन आज हरियाणा की जो आर्थिक स्थिति है वो सिर्फ हैवी वेट की वजह से, इतना पैसा वेट की वजह से, हाँ, तो उसमें जो कलेक्शन उनको लग रहा है कि 20,000 करोड़ की कलेक्शन कम हुई है, वो जरूर कहीं टैप करने की जरूरत है, लीकेज कम करने की जरूरत है, जो कि सरकार एक भी रही IT सेक्टर में जा रही है। अन्यथा तो आंकड़े जो हैं ये सब आंकड़े कागजों में ऑलरेडी उपलब्ध थे, ठीक है, और रहेंगे। डॉक्टर आर सी गोयल साहब, 2 बातें इसमें कही गई जिस तरीके से, एक तो कि ये जो टैक्स कम मतलब और ज्यादा आ सकता था, 20,000 करोड़ रुपए और ज्यादा आ सकते थे टैक्स के माध्यम से। दूसरा, केंद्र सरकार से और सहायता मिल सकती थी, वो पिछली सरकार ने नहीं ली है, ये भी कहा गया इसमें। इसको किस तरीके से देखते हैं कि कर्ज लिया, उसको फिर चुकाने के लिए कर्ज लिया, साधन नहीं जुटाए गए कि हम कर्ज की वापसी कर सकें, ये सब बातें इसमें कही गई। एक सिस्टम होता है कि इकोनॉमी डेवलपमेंट का करती है, वो करती है प्लान बजट के एक्सपेंडिचर, ठीक है। 2004-05 में जो श्वेत पत्र में दिखाया गया है 2306 करोड़ रुपए की हमारी प्लान बजट, हाँ, जिसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, जिसे इकोनॉमी ग्रो करती है, हाँ, और 13-14 में 18,000 होगी। इसका मतलब ये 6-7 गुना हो गई। हमारा जो इन्वेस्टमेंट है इकोनॉमी के ऊपर वो 7 गुना होगी, ठीक है। मायने ये नहीं रखता कि हमने टैक्सी से किए या उधार कहाँ से किए, ठीक है। डेवलपमेंट करेंगे, खर्चा करेंगे तो डेवलपमेंट होगी, ठीक है। और उसी तरह से जो टैक्सीज हैं, आज हमारे टैक्सीज है 38,000 करोड़ जो इस श्वेत पत्र में दिखाए गए हैं, जो पहले थे 10 साल पहले थे, ठीक है, 11,000 करोड़ के लगभग, ठीक है। तो इसका मतलब वो 3.7 बढ़े हैं। और हमारी जो नेशनल इनकम है वो 95,000 करोड़ से 3,88,000 करोड़ होगी। टोटल जो हमारी टोटल इनकम जो प्रोडक्ट है वो 4 गुना से ज्यादा हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि टैक्स की जो दर है, जितना हमारी इकोनॉमी बढ़ी है, लगभग टैक्स की कलेक्शन उसी रेशियो में हुई है, बढ़ी है, उसी रेशियो में बढ़ी है, ठीक है। तो ये कहना कि हम कितना कर सकते थे, हाँ, वो तो एक अलग बात है कि 7% का 10% कर दें, 10 का 11% कर दें, वो एक अलग बात है। और हम सैलरी के ऊपर जो हमारा खर्च है, जिसको हम नॉन प्लान एक्सपेंडिचर बोलते हैं, ठीक है, वो पहले था 78% 4-5 में, जो खर्चा करना ही होता है स्टेब्लिशमेंट के ऊपर, और 13-14 में दिखाया गया है 66%, और प्लान का है 34%। इसका मतलब लगातार हमारा जो डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर बढ़ा है और नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है वो घटा है। तो ये कहना कि बिल्कुल हम कितना ले सकते थे वो एक अलग बात है, वो एक अलग बात है। गोयल की बात को आगे बढ़ाते हैं। 20,000 करोड़ का जो कैप्टन अभिमन्यु ने कहा वित्त मंत्री ने, अगर आप देखिए व्यापारी उस वक्त के जो उनके नेता थे, उसके चेयरमैन भी रहे कन्फेड के, बजरंग दास कर, कितने ही बार वो व्यापारियों को ले जाके कहते रहे, मुख्यमंत्री से मांग करते रहे, और वैट की दर कहीं ना कहीं घटाते चले गए, टैक्सीज कहीं ना कहीं कम करते चले गए। इस सरकार ने जैसे ही अभी पेट्रोल पे वैट बढ़ा दिया, हाँ, तो अगर इसको हम 5 साल में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने 1000 करोड़ रुपए आ जाएगा, ठीक है। तो ये टैक्सेस की बात को तो इस प्रकार के अगर सरकार छूट देना शुरू कर देगी तो कम हो जाएगा, बिल्कुल। सरकार वैट पे लगा देगी और टैक्सेस लगा देगी तो बढ़ जाएंगे। रेंट के ऊपर मैं और बात करता हूँ,
अब जब 4 गुना हमारी इकोनॉमी बढ़ गई, देखिए जिसके पास जितना ज्यादा पैसा होता है उसकी ऋण लेने की कैपेसिटी भी बढ़ जाती। 23,000 करोड़ से कर्जा हो गया हमारा 71,000 करोड़, 3 गुना हुआ। जब हमारी जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो 4 गुना हो गया, तो लोन लेके भी हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है। और वो इन्वेस्टमेंट करना बुरा नहीं है। अभी 5 लाख करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट भी खर्च कर रही है लोन लेके। क्वेश्चन है कि खर्च करना, ठीक है, और लोन जो है वो रीजनेबल लिमिट तक चाहिए। लेकिन ये बीजेपी कह रहे हैं अपने खर्चे के लिए लोन लिया जा रहा था। नहीं, वो तो एक सिस्टम चला हुआ है कि जो डेफिसिट की जो इकोनॉमिक सिस्टम चल रहा है उसमें यही है कि लोन लेके अगर डेवलपमेंट करते हैं, डेवलपमेंट की जाती है, तो उसमें कोई बुराई नहीं। अशोक शेरवाल साहब, बीजेपी कह रही है कि लोन और मतलब टैक्स और जुटाया जा सकता था 20,000 करोड़ से ज्यादा। सभी सरकार चाहती है कम से कम टैक्स लगाएं हम अपने नागरिकों पर, लेकिन क्या बीजेपी अब टैक्स लगाएगी? क्या सरकार टैक्स लगाकर पैसा इकट्ठा कर सकती है? क्या उसके बदले में लोग नहीं नाराज हो जाएंगे, व्यापारी नहीं नाराज हो जाएंगे? देखिए, निश्चित तौर पे अभी मान साहब, गोयल साहब ने बड़े विस्तार से बड़े आंकड़े रखे हैं। कहीं ना कहीं पिछले 10 साल में सरकार की नाकामियां रही हैं। संसाधन जुटाए जा सकते थे जिसके ऊपर वर्किंग नहीं हुई है। ठीक है। बड़ी कमियां रही हैं जिसको हमने हमेशा उजागर किया है इंडियन नेशनल लोकदल ने, और मैं इस श्वेत पत्र को प्रशंसा भी करना चाहता हूं, क्योंकि इसमें खास तौर से बिल्कुल जग जाहिर हुआ है, और प्रदेश की जनता के संज्ञान में भी इस चैनल के माध्यम से लाना चाहता हूं कि हुड्डा सरकार से पहले हालात बेहतर थे। इस श्वेत पत्र में है, जैसा कि श्वेत पत्र में है। अच्छा। सरकारी आंकड़े के जो डॉक्यूमेंट में छपा है उसमें 2004 में बड़ी अच्छी स्थिति थी, रेवेन्यू सरप्लस था। ठीक है। उस समय माननीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार थी, इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार थी। ठीक है। लेकिन उसके बाद हालात बदलते चले गए। अभी डॉक्टर साहब ने बोला है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने अपनी सरकार की कुर्बानी दी थी केवल टैक्स वेट लगाने पे, जिसका बड़ा विरोध किया था कांग्रेस ने। लेकिन पहले साल में 4700 करोड़ रुपए का टैक्स कलेक्ट हुआ, और पिछले साल में 47,570 करोड़ का टैक्स कलेक्शन हुई थी। ठीक है। लेकिन अब अभी जो पिछली जैसी सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, पब्लिक की कंज्यूमर से टैक्स निकला, वेट दिया कंज्यूमर ने, क्योंकि हर कंज्यूमर कोई ना कोई टैक्स देता है। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उस टैक्स को 5750 करोड़ रुपए को उस टैक्स को माफ कर दिया जाता है। तो पब्लिक की जेब से तो टैक्स जा चुका है, लेकिन जिन्होंने चोरी की है उनका बांट दिया जा रहा है। अच्छा। तो किस प्रकार से संसाधन कैसे जुटाएंगे आप? वीर कुमार यादव साहब, इस तरीके से हुड्डा साहब भी कह रहे हैं कि आपने जो मैनिफेस्टो दिया था उसकी और ध्यान नहीं है, आप श्वेत पत्र लेकर आना चाहते हैं, शायद थोड़ा सा ध्यान भटकाना चाहते हैं। दूसरा, क्या आपकी सरकार जो अभी बता रही है कि किस मामले में पिछली सरकार ने वहां पर भूल की है या ये गलती की है, क्या आप उसको नहीं दोहराएंगे और सही तरीके से काम किया जाएगा? इतना टैक्स और जुटाया जाएगा, इतने आय के साधन और जुटाए जाएंगे, और वाकई में ही कृषि पर ध्यान दिया जाएगा, आम लोगों की विकास पर ध्यान दिया जाएगा? देखिए, एक तो ये है कि केवल जनता से टैक्स वसूल करके राजस्व या संसाधन नहीं बढ़ाए जा सकते। उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर हमें थोड़ा सा डेवलप करना पड़ेगा, और हमने इस श्वेत पत्र में भी चर्चा की है कि सकल घरेलू उत्पाद में जिससे सबसे बड़ा जो योगदान वो कृषि का होता है, और इसलिए कृषि की हालत कैसे अच्छी बने और उसमें कैश क्रॉप्स को ज्यादा डेवलप किया जाए। उसमें फल है, सब्जी है, फूल है, और दूसरे डेयरी फार्मिंग है, मत्स्य फार्म है, मुर्गी फार्मर है, यानी ऐसी चीजें ताकि उसमें लोगों को रोजगार मिले। कृषि में एक कैश क्रॉप की दृष्टि से उनके हाथ में पैसा आए। दूसरा, इस समय जो औद्योगिक दृष्टि से माहौल है उसको अनुकूल और अच्छा बनाना पड़ेगा। उसके लिए जो कागजी कार्रवाई का भारी भरकम उनके ऊपर जो बोझ होता था, सिंगल विंडो करके, ताकि उनको जिस प्रकार से बिजली है, सड़क है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उद्योग को, ताकि एक तरफ रोजगार मिले और दूसरी तरफ उनसे टैक्सेस की वसूली हो उसके। तो ये जो हेलो, ठीक है, बोलिए। तो दूसरी तरफ हमारा निवेदन ये है कि देखिए, इस समय जो हमने क्या दिया कि ये सब हुआ। अभी जो डॉक्टर गोयल साहब, डॉक्टर धीमान जी भी कह रहे थे, पिछली सरकार में देखिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि लोक लुभावनी घोषणाएं करना, और लोक लुभाने के लिए जो वास्तव में रिकवरी चाहिए, बिजली बिल पेंडिंग में पड़े हैं, दूसरी चीजें पेंडिंग में पड़ी हैं, तो ये केवल और केवल लोगों को खुश करने के लिए और वोट बैंक की राजनीति आप करते रहेंगे तो प्रदेश का विकास नहीं हो सकता। इसलिए जो काम, यानी काम के बदले वेतन, अगर आप काम करें ना वेतन लें, ये नीति ठीक नहीं है।
विरोध होता है। आप बिजली का उपभोग कर रहे हैं, बिल नहीं दे रहे हैं। ठीक है। आप सिंचाई कर रहे हैं, बिल पेमेंट नहीं कर रहे हैं। तो किसान को भी दिक्कत नहीं आए, कैश क्रॉप्स उनके पास हो, उसकी माली हालत अच्छी हो, उसके बच्चों को रोजगार मिले, उद्योग अच्छे हों और हमारे प्रदेश में इस प्रकार के एक वातावरण बने। तो इसलिए इस चीज का भी इसमें उल्लेख किया बात को थोड़ा सा बढ़ाते हुए, पिछले 15 साल से देश में लगातार डाइवर्सिफिकेशन की बात हो रही है कि जो कैश क्रॉप की तरफ आए, फल सब्जी उत्पादन की तरफ आए, फूलों की तरफ आए। ठीक है। ये कहीं सक्सेस हो नहीं पा रहा, पता नहीं क्यों, किसी कारण से। और जो ग्रोस डोमेस्टिक है, हमारा जो कुल सकल घरेलू उत्पाद है, उसमें पूरे नेशनल लेवल पे भी कृषि क्षेत्र का योगदान बहुत कम होता जा रहा है और हरियाणा में भी उसी तरीके से कम होता जा रहा है। ठीक है। और सर्विस सेक्टर का सबसे ज्यादा होता जा रहा है। ये चिंता का विषय है या नहीं है, ये तो हमारे गोयल साहब बता सकते हैं, आर्थिक विशेषज्ञ। लेकिन ये जैसे देश में हो रहा है वैसे हरियाणा में हो रहा है। कोई अलग से वो भी बात है ना कि किसानों को समय पर यूरिया मिलती है या स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया जाता है कि नहीं किया जाता है, इस और भी ध्यान देने की जरूरत है। श्वेत पत्र में आएगा। बीजेपी की सरकार की ओर से क्या इस और भी ध्यान दिया जाएगा। अशोक शेरवल साहब, माफी चाहूंगा, यहाँ पर समय हो गया है। तो श्वेत पत्र पर यह पोस्टमार्टम करने की हमने कोशिश की है कि ये जो आंकड़े दिए गए हैं, किस हिसाब से इन आंकड़ों के आधार पर बीजेपी कह रही है कि हरियाणा 11वें नंबर पर था और किस हिसाब से हुड्डा सरकार कह रही थी, और उसको बताया भी है कृष्ण मूर्ति हुड्डा साहब ने किन किन मामलों में हरियाणा नंबर 1 आज भी है, किन किन मामलों में। तो ये लोग पता नहीं क्या समझेंगे, किस आधार पर समझेंगे श्वेत पत्र को भी कि ये जो बीजेपी लेकर आई है कितना सही है, किस हिसाब से देखेंगे, ये तो खैर बात की बात है। लेकिन कुल मिलाकर यहां पर हर सरकार, चाहे कोई भी सरकार हो, सोचने की जरूरत है, रोजगार देने की बहुत जरूरत है, किसानों को ऊपर उठाने की बहुत बड़ी जरूरत है। यहां पर सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। इस खास चर्चा में इतना ही, लेकिन आप बने रहें मन तहलका हरियाणा के साथ।